नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गांधी बहुत लंबे वक्त से चुनाव आयोग को निशाने पे लिए हुए हैं और जो चुनाव में गड़बड़ियां हैं, वोट चोरी है या फिर मतदाता सूचियों में हेरफेर, इसे लेकर संगीन आरोप वे लंबे वक्त से लगा रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो उन्होंने पूरा का पूरा एक सिलसिलेवार ब्यौरा दिया था कि कैसे वहां बड़ी तादाद में वोटर बढ़ गए और कुछ मांगे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी थी। और उनका आरोप है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है और कई नियम भी उसने बदल दिए। उधर चुनाव आयोग का दावा है कि हम राहुल गांधी को बुला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आ नहीं रहे हैं, वे हमसे मिलने को तैयार नहीं है। यानी आरोप और प्रत्यारोप का दौर सिलसिला चल रहा है। और इन सब के बीच अभी जब बिहार में वो जो विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूचियों का शुरू हुआ, उसके बाद से रार और टकरार और तेज हुई। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने ये बताया कि उन्हें चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत बड़े सबूत मिल गए हैं और वो सबूत ऐसे हैं जिससे देश हिल उठेगा, जिसे वो जब जारी करेंगे तो फिर चुनाव आयोग का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, संकट में आ जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा और वैसे भी दे नहीं पा रहा है। तो इस मसले पर रार तकरार सब छिड़ी हुई है। और जो कुछ उन्होंने कहा है वो मामला है बंगलुरु में वो 5 अगस्त को वो विस्फोट करने वाले हैं। वो जो कह रहे हैं कि उन्हें एक एटम बम मिल गया है और अब टाइमर सेट है 5 अगस्त, तो देखेंगे उसे। और उन सब के बीच, उन सब के दरमियान जो कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने दो टूक कह दिया है कि कोई दम नहीं है राहुल गांधी के आरोपों में, सब निराधार हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें यह कह रहा है कि ध्यान ना दें, अपना काम करते रहें। और उधर भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो सीधे सीधे कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोटर की चोरी कर रहा है, मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर रहा है और सब कुछ जो है पूरा का पूरा विषय है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उन्हें जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, देश के जाने माने पत्रकार आदरणीय विनोद शर्मा साहब। विनोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। परिचय की जरूरत है नहीं। और विनोद सर देखता है देश दुनिया, उन्हें देखती है सुनती है, और हमारे प्लेटफॉर्म पर उनके वे आए हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं बहुत स्वागत उनका पुनः करूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स जैसे समाचार पत्र समूह से आप जुड़े रहे। आपके जो कांग्रेस पर लिखे गई जो टिप्पणियां या जो खबरें होती हैं, उसे हम लोग लास्ट वर्डिक्ट मानते हैं, क्योंकि विनोद सर बहुत छानबीन करके और एक बहुत सुधी पत्रकार है। ऐसे विनोद सर का पुनः बहुत बहुत स्वागत। विनोद सर, ये जो एटम बम धमाके की बात राहुल गांधी ने की है, और मैं सोचता हूं पहले हम वो 2 बयान एक बार सुना दे, क्योंकि हो सकता है कि दर्शकों ने सुने ना हो। तो पहले मैं राहुल गांधी का वो बयान सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने कहा है, और उसके बाद में किरण रिजिजू ने क्या कहा है, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं सर। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। हिंदुस्तान ने कहा था रिटायर्ड है या नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं जाएगा, वो भी इससे आगे था। लेकिन किरण रिजिजू जी का उस पर कहीं एक पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं,
ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है, और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। ये कहीं कह रहे हैं किरण रिजिजू। सर, हम लोग कल से इसकी मीमांसा समीक्षा कर रहे हैं और निरंतर चीजें सामने आ रही। पहला नोट सर, ये जो अभी तो सिर्फ टाइमर सेट हुआ, उस जो एटम बम जो राहुल गांधी जी अपने पास कह रहे हैं, तो इतनी कहीं तिलमिलाट है, कहीं बौखलाट है। जब ये फटेगा तब क्या कुछ होगा, कैसा एक दृश्य बनने वाला है देश के समक्ष? अभिनव सर, हमारे देश का जो मीडिया है ना, बच्चे सरीका है। उसके सामने जब तक कोई नया खिलौना न रखो, उसका ध्यान नहीं जाता उस तरफ। तो जो राहुल गांधी का बयान है, दैट इज एट बेस्ट अ न्यू टॉय प्लेस्ड बिफोर द इंडियन मीडिया। एटम बम, सब खड़े हो गए, चलेगा, ये रिटॉरिक है। जब वो आएगा सामने, उस पे हम उसकी तहकीकात करेंगे, उस पे विवेचना करेंगे और उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन वो एटम बम देखने से पहले माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, जिनसे एक समय हमारी काफी बातचीत थी और जब से मंत्री हुए हम मिले ही नहीं उनसे, लेकिन किरण रिजिजू ने बोला संवैधानिक संस्थाओं पे अटैक है, ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा। अब कभी कहते हैं कि जब आपको ये बोलने की आजादी है, आपको सवाल पूछने की आजादी है इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं से, इससे जाहिर है कि लोकतंत्र मजबूत है। और अब कह रहे हैं कि अब उस पर सवाल उठा रहे हैं तो लोकतंत्र वीकन हो जाएगा। भैया, कम टू अ कंक्लूजन, आप क्या बोलना चाहते हैं? लोकतंत्र कैसे वीकन हो रहा है या कैसे मजबूत हो रहा है? देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी, इनकी बातों में बहुत बड़े विरोधाभास हैं और उन विरोधाभासों को हम इंगित नहीं कर पाते, उनको फ्लैग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब तक मैं और आप पूरी तरह से आजाद नहीं होंगे अपना व्यक्तिगत सच बताने के लिए, कोई भी सच जो होता है यूनिवर्सल नहीं होता। जैसे आपके सामने लिस्ट आएगी, आप उसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये लिस्ट बन जाएगी तो जो पिटिशनर्स हैं वो उनको पॉइंट आउट करें कि कहाँ कहाँ अन्याय हुआ है, कहाँ कहाँ गलत लोगों का डिलीशन हुआ है और कहाँ कहाँ गलत लोगों को ऐड किया गया है। अगर वो कहते हैं कि ऐसे आप हमारे सामने केस स्टडीज ले आएंगे तो हम इस पे आपकी बात मान लेंगे और इसमें हस्तक्षेप करेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, जो ऑनगोइंग हियरिंग है उसमें। तो मेरा ये मानना है कि एटम बम चलाओ या बम चलाओ या बाजा बजाओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे केस स्टडीज लेकर जाओ और कम से कम ये जो गिनती हो रही है इसका जो आने वाले चुनाव से जोड़ है बिहार के, उससे बचाओ। जो इलेक्शन होने चाहिए वो किस लिस्ट के हिसाब से होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा अपने व्यक्तिगत राय से। राइट राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें सवाल एक ये है, ठीक है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल है कि आने दीजिए। आपने ये भी कहा कि रिजिजू उस पे वो करें, लेकिन ये सारा शुरुआत हो जाना है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, दुनिया के सामने हमारे जो देश की छवि है उसको कहीं नीचा नीचा कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप। मैं कुछ पुराने इस तरीके के, जब इलेक्शन कमीशन पे कोई पहली बार तो उंगलियां उठी नहीं है, बहुत उठी हैं और बहुत आरंभ से उठी हैं। मैं कुछ टिप्पणियां पुरानी में दिखाना चाहूंगा, मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो कुछ टिप्पणियां निकाली हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं या सुनाता हूं, दर्शक भी देखें कि जो हमारे भारतीय जनसंघ हमारा है, उस जनसंघ के जो संस्थापक रहे
वो कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि जहरीली स्याही का प्रयोग किया गया जिससे मतदाता द्वारा डाला गया वोट गायब या अमान्य हो जाता था। एक बयान। फिर मैं माननीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनने क्या कहा था? चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करने में कमजोर साबित हुआ। कई राज्यों में सरकार के इशारे पर बूथ कब्जा होता है और चुनाव आयोग इसे रोकने में अक्षम है। संस्थाओं की गरिमा तभी टिकेगी जब वे खुद निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री जी और पहले दिखाता हूं, वो वीपी सिंह साहब ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने मतलब ये मैं इसलिए कि ऐसा होता रहा है कि पहली बार चुनाव आयोग केवल एक कागजी शेर है जब सत्ताधारी दल नियमों को तोड़ता है, एक ये कहते हैं। फिर मैं लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करूंगा, जिन्होंने ईवीएम पर भी कहीं सवाल उठाया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था? वे कहते हैं कि चुनाव आयोग को सरकार के प्रभाव से पूर्णतरू मुक्त रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसके निर्णय एक तरफा दिखाई देते हैं। मतलब मैं इसके लिए ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जितना इस पूरे मसले पर, मामले पर एक हंगामा मचा हुआ है, खड़ा, और खासकर सत्तारूढ़ दल, सरकार, बीजेपी, जो उनके अपने लोग कहीं उंगलियां उठाते रहे हैं, ये सर्वविदित है। ये चीजें क्या उचित हैं? आप अपना कभी गिरेबा में नहीं झांकते हैं? देखते नहीं है आप? देखिए, एक वक्त में जब बाइपोलर वर्ल्ड था, शीत युद्ध चलता था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, तो सोवियत यूनियन कभी कभी डिक्टेटर्स को मदद करता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उसी तरह से अमेरिकन भी डिक्टेटर्स को मदद करते थे। और उस वक्त ये कहावत होती थी, ही इज माई सन ऑफ अ बिच एंड ही इज देयर सन ऑफ अ बिच। सो जो माई सन ऑफ अ बिच है उसको मैं सपोर्ट करूंगा, भले ही वो डिक्टेटर है या डेमोक्रेट है। और वही बात अमेरिका कहा करता था। आज वही हो रहा है। ये जो इलेक्शन कमीशन है, मैं वो अब्यूज यूज नहीं करना चाहता, बट दिस इलेक्शन कमीशन ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, ये बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है। अगर इसमें कमियां भी हैं तो उनको नजर नहीं आती, क्योंकि हर बच्चे को, हर माँ को अपना बच्चा मैं सुंदर हूं नजर आता है। वो फिल्म देखी थी आपने, महमूद, जिसमें मेन रोल था और उसके बक टूथ थे, दांत बाहर निकले हुए थे, और उसने अपनी माँ से पूछा कि भैया आपने मेरा नाम सुंदर क्यों रखा? तो उसने कहा, बेटा, एक माँ के लिए हर बच्चा सुंदर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन कमीशन की जननी है, बिकॉज दीज आर नॉट इलेक्टेड इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कि पहले भी होता है, ये सच्चाई है। ये सब नॉमिनेटेड लोग हैं, और ये सब लोग है वो लोग हैं जो आजमाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासकर गृह मंत्रालय के आजमाए हुए हैं। तो ये लोग जो हैं, ये उसी अनुसार काम करेंगे जिस अनुसार इनको कहा जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग जो हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन नॉट एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग इज अबव सस्पिशन। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो SIR हुआ, अभी जो लिस्ट बनी जी हाँ, बिहार में 65 लाख से ऊपर उसमें नाम बदल दिए गए या हटा दिए गए, या ये कह दिया गया कि ये स्थानांतरण हो गया इनका, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग फ्रॉड वोटर्स हैं, ये सब कह के 65 लाख। एक बल्क में अगर 65 लाख वोट हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से, तो क्या विपक्ष सवाल ना पूछे? और क्या ये बनता नहीं है दायित्व रूलिंग पार्टी का कि जवाब दे उसको? इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं देता हमारे विरोधी दलों को जब वो मिलना चाहते हैं उससे। ये इंस्टीट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की एरोगेंस देखिए आप। जब राष्ट्रपति से वक्त मांगते हैं तो राष्ट्रपति मिलते हैं विपक्ष को। ये कोई, देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, संजीव जी, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इनके जो मेंबर्स हैं, दे आर इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। और यही इलेक्शन कमीशन था जिसके पर काटने की कोशिश इसी सरकार ने की थी कि नहीं, कि इनका कार्यकाल कम कर दो, इनका जो ओहदा है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस उसको काट के छोटा कर दो। उन्होंने क्या किया था? और जब शोर मचाया फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने और इलेक्शन कमिश्नर्स ने, तो फिर जो सत्तारूढ़ दल था वो उसने अपना कदम वापस लिए। तो और ऐसा नहीं है कि पहले ये कोशिश नहीं हुई, पहले भी होती थी,
जो भी संस्था पब्लिक इंटरफेस में एंगेज्ड है, जिसका काम पब्लिक इंटरफेस में एंगेज करना, जनता के साथ डील करना है, उस पे जो तात्कालीन सरकारें होती हैं वो अंकुश लगाने की कोशिश करती हैं। और जब वो कोशिश करती हैं तो उस कोशिश का पर्दाफाश जो है वो विरोधी दल करते हैं। बीजेपी ने पहले किया, आज का विरोध आज के दिन विरोधी दल कर रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है किरण साहब, किरण रिजिजू जी, इसमें डेमोक्रेसी कमजोर कैसे हो गई? आप बताइए हमको, आप बड़े विद्वान हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े विद्वान हैं आप। He shouldn't behave as a great intellectual. He is not a great intellectual. He should talk as a practical parliamentary affairs minister. देखिए, parliamentary affairs minister का काम है अच्छे संबंध रखना विपक्ष से, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 11 बरस में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आए, वेंकैया नायडू के टाइम को थोड़ा छोड़ के और शायद विजय गोयल के टाइम को थोड़ा छोड़ के, जितने भी आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आए हैं वो तो विरोधी की तरह बात कर रहे हैं। Yes, वो जब खड़े होकर बोलते हैं पार्लियामेंट में तो ऐसे लगता है कि इनका काम तो विपक्ष को नाराज करना है। देखिए, ये अपने दोस्त जिसको अभी भी बंगला दिल्ली में दे रखा है माननीय प्रधानमंत्री ने, श्री गुलाम नबी आजाद, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है। ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। उससे थोड़ा सीख लो भाई। देखिए, विपक्ष को हमेशा विचलित रखना उचित नहीं है जी, और विपक्ष की बात आप माने नहीं, लेकिन सुने जरूर। yes, sir, बुला yes. के कहे कि बताइए क्या है, सुनिए ना उसको। सुनने में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन आप तो सुनना भी नहीं चाहते। आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बेपरवाह हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप एक छत्र, आप राज है आपका, एंड यू आर द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड यू सर्वे। ऐसा नहीं चलता लोकतंत्र में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं सर, आपने एक चीज कही कि हम लोगों को कहाँ टाइम मिल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन, आप इंडिया, आप वहाँ दिल्ली हैं, हम लोग यहाँ जब राज्य में कोशिश करते, एक दौर था बिल्कुल ओपन अप था कि आप जाइए, चले जाइए, बिल्कुल खुला हुआ है सब कुछ। अब तो बहुत पहरेदारी है। अभी आपने जो कहा कि हमने देखा था वो 14 दल गए थे अलग अलग इंडिया ब्लॉक के, तो कई बड़े नेताओं को, जबकि वो संख्या जो कह रहे थे उससे कम संख्या के लोगों को अंदर बुलाया, जयराम रमेश और कई लोगों को छोड़ दिया गया। सर, अभी जो इस पूरे मसले पर जैसी कुछ लगता है बहुत जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन, और आपने बहुत स्पष्ट कर दिया बीजेपी के कहीं वो जो टीम के तहत काम करने वाला जो आरोप है उस पर कहीं आपने थोड़ी सी मोहर लगाई है, और साथ में कहीं ये भी है कि वो किसी की परवाह नहीं कर। अब उनका पहले ही बयान ये आ गया, वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी के इतने गंभीर, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कल उनका बयान था, उसने अब ये आया इलेक्शन कमीशन इंडिया कि वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब आयोग या कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और कर्मचारियों से निष्पक्ष रूप से काम करते रहने का अनुरोध करता है। इलेक्शन कमीशन, और सबसे बड़ी चीज सर ये है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो अभी एसआईआर हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सूचना नहीं, और आ रहे हैं तो कभी सूत्रों से बाहर खबर है या फिर उनका जो ट्विटर हैंडल जिसे अब एक्स कहते हैं, ये भी जो बयान है एक्स पे ही है, कहीं कोई तारतम्य नहीं। इस पे एक नोट सर आपका। आई डोंट थिंक द इलेक्शन कमीशन सोचता है कि वो अकाउंटेबल है। वो सोचता है जो वो कर रहा है वो फाइनल है। देखिए, कोई भी संवैधानिक संस्था इतना यूनिलैटरली काम नहीं कर सकती, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका दायित्व है इंटरेक्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ। वी आर अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, वी आर नॉट वन पार्टी डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे सिंगल पार्टी रूल है। ये सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है, जैसा कि ऐसी क्वाज़ी डेमोक्रेसी, जैसे कि रूस एक सिंगल पार्टी, जैसे चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और खासकर वो डेमोक्रेसी जिसका रुआब पूरी दुनिया में वंस अपॉन अ टाइम अच्छा खासा था। हम भले ही और तरीकों से कमजोर थे, लेकिन कम से कम हमारे जो लोकतांत्रिक ट्रेडिशन थे उस लिहाज से बड़े स्ट्रांग माने जाते थे और हमारी इज्जत होती थी। हमारे इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाता था और इलेक्शंस को ओवरसी करने के लिए। हाल ही में कितनी बार बुलाया गया है?
क्या आने वाले वक्त में बुलाया जाएगा? इस बात से कोई चिंता नहीं उनको। क्या देखिए, कोई विद्यार्थी एक समय अच्छा विद्यार्थी रहा हो, स्कॉलर, अच्छा स्कॉलर रहा हो, और उसके अध्ययन में कमी नजर आए, तो उसको बताना नहीं चाहिए कि हमें। बिल्कुल बिल्कुल। Dear scholarly election commission of India, we see a clear dilution in your scholarship, which brought you great fame. Please restore your scholarship, which means restore your objectivity, to get back to your earlier peak, which was so much laudatory. इनको बताओ भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहते हैं। हम अंग्रेजी में इसलिए बोल रहे हैं कि जो हो सकता है कि उनमें से एक आध, तीन में से एक को शायद हमारी हिंदी ना समझ में आती हो, तो हम दो भाषा में बोल रहे हैं, और अगर कोशिश होगी तो तीन भाषा में ही बोल सकते हैं। हम पंजाबी में भी बोल सकते हैं, समझ जाए बस। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी आंखें, अपने कान खोलिए महोदय, सचमुच हमारी बात सुनिए। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं। ये हमारी जॉइंट एफर्ट है लोकतंत्र को बचाना। आपका ओहदा संवैधानिक है, हमारा जो ओहदा है वो एज अ फंडामेंटल राइट है टू वोट, बिल्कुल, टू हैव अ वोट, जो काटा जा रहा है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कंट्रास्ट है बड़ा। देखिए, ये एक तरफ ये था कि हम देख रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने उठाया है कि पिछले चुनाव में कैसे वोट्स बढ़ गए। हमने मध्य प्रदेश भी, हम कल टटोल रहे थे, मध्य प्रदेश में हमने पाया था कि 19 के मुकाबले, और जो 23 का यहाँ राज्य विधानसभा का चुनाव 18 के मुकाबले, माफ कीजिएगा, तो पता चला कि 45-50 लाख वोटर के आसपास बढ़ गए थे। इतना बढ़ना वो क्योंकि बाद में गया। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि शायद जो लाडली बहना स्कीम ने टोटली एक उसको पूरे चुनाव को बदल दिया, पलट दिया, वो गेम चेंजर साबित हो गई। लेकिन अब कहीं शंका होती जब ये चीजें उठाएंगे। सो ये एक तरफ मैंने जैसे कंट्रास्ट है कि आप वोट बढ़ जाना, और ये 65 लाख के करीब वोट अब यहां से डिमोलिश हो गए हैं, कट गए हैं बिहार में, कोई वोटर छूटे ना, और पहले मतदान फिर जलपान, ये सब सब क्या मतलब किस और बढ़ रहा है देश? ये दिखावा है जी, दिखावा। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि कोई एक पति अपनी धर्मपत्नी के साथ चोरी कर रहा है, उससे कोई और पत्नी उसने रखी हुई है, पर सुबह रोज उठ के उसकी तारीफ करता है, उसके हुस्न की, उसके खाना पकाने की शैली की, जिस तरह से स्वादिष्ट खाना वो पकाती है। यू सी, इलेक्शन कमीशन इज बिहेविंग लाइक ए डिसलॉयल हस्बैंड। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आई एम सॉरी टू यूज दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। नहीं ठीक है, नहीं वो है, पीड़ा तो है, मन का दर्द है, मर्म है कि हम एक टीएन सेशन का हमने इलेक्शन कमीशन देखा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज प्लीज, कि इलेक्शन जो है बिहार में, 1/1/24 की जो स्टैट्यूटरी रिवीजन के बाद जो लिस्ट छपी थी, जिसके अनुसार लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके अनुसार ही वहां पर असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/1/25 को जो स्टैट्यूटरी रिवीजन के बाद लिस्ट छपी, उस लिस्ट में बहुत से चेंजेस हो गए हैं एसआईआर से पहले और उसके दौरान। ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिस चेंजेस से आप आसानी से निजात नहीं पा सकते, और ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा विपक्ष को और पिटिशनर्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने, ताकि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि ये जो एसआईआर हुआ है, इसको आप आने वाले इलेक्शन से डीलिंग करें। एसआईआर आप जारी रखें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, इसमें हम अड़ंगा नहीं लगाना चाहते, आप इसको करिए। लेकिन इलेक्शन जो है आप इसके अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाइम पीरियड आपने दिया है वो बहुत कम था, बहुत शॉर्ट था। राइट राइट। मैं सुप्रीम कोर्ट को कोई डिक्टेट नहीं कर रहा हूं जजमेंट, मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन, और मेरी क्या औकात है मैं सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट करूं, लेकिन मैं आज के दिन अगर जनता को आश्वासित करना है इलेक्शन की
ईमानदारी के प्रति, तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इलेक्शन जीत के भी ऐसा लगेगा कि आप इलेक्शन जीते नहीं है, आप पे ये तोहमत लगती रहेगी कि आपने इलेक्शन चुराया है। बिल्कुल बिल्कुल। और चोरी जो है लोकतंत्र में सबसे संगीन अपराध है, क्योंकि इंदिरा गांधी की तो डकैती थी इमरजेंसी के जरिए, लेकिन चोरी भी उतना ही संगीन अपराध है जितना कि डकैती, विच मीन्स डिनाई कर दो आप जनता को कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपनी मर्जी की सरकार चुने। अपनी मर्जी की सरकार चुनी ना 77 में, फिर जनता ने हरा दिया इंदिरा गांधी को अपने बेटे समेत। तो जनता, वो कहते हैं ना, वो इस बार डिबेट में भी कहा गया कि नहीं, इमरजेंसी के बाद जो बैलेट से इलेक्शन हुआ था ना सर, जो इंदिरा गांधी हारी थी, तो भी करवा लो बैलेट से इलेक्शन, डरते क्यों? आपका तो इतना वर्चस्व है, आपकी तो वाह वाह हो रही है, यू आर द एम्परर ऑफ व्हाट यू सर्वे, तो करवा लो इलेक्शन बाय बैलेट। लेकिन अगर बैलेट से नहीं भी करवाना तो ऐसे करवाओ इलेक्शन जिससे लोग आश्वासित रहें कि ईमानदारी से इलेक्शन करवाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो आपसे आदेश नहीं ले रहा। राइट सर, राइट सर, राइट सर। मैं 2-3 सवालों में खत्म करूंगा सर टाइम के अकॉर्डिंग। एक तो सर ये मुझे पूछना है कि जैसे लगातार कहीं ये बार-बार आरोप या आक्षेप लगाती है सरकार, जब प्रहार करती है या पलटवार करती है तो कहती है लोकतंत्र तार-तार कर रहे हैं राहुल गांधी, विपक्ष जो है संविधान की मर्यादा नहीं कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सर ये जो एसआईआर है, संसद में चर्चा क्यों नहीं हो सकती इस विषय पर? एक, और कल जो कुछ हमने नजारा देखा, आपका तो 5 दशक से ज्यादा का अनुभव है, आपने कई प्रधानमंत्रियों के साथ यात्राएं और तमाम आप संसद को कवर करते रहे। सीआईएसएफ का आ जाना, दोनों को कैसे देखा जाए सर? आप ना चर्चा और संवैधानिक संस्था है, तो चर्चाएं क्या नहीं हो सकती? इस पर देखिए ऐसा है, इसको कहते हैं पुलिस स्टेट। ये ऑर्वेलियन स्टेट है। ये ऑर्वेलियन स्टेट है और जॉर्ज ऑरवेल ने बड़े विस्तार से इस पे लिखा है। और बहुत बहुत सी गैलरीज पे भी देखिए, आप ये कह सकते हैं कि पीछे कुछ लोग घुस आए थे जो उन्होंने ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की इनसाइड द हाउस, और उसके चलते आपने इन लोगों को लगाया। देखिए ये अधिकार स्पीकर का है। द प्रेमिसेस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द स्पीकर। वहां पर आपको अगर याद हो तो जब वॉयलेशन हुई सिक्योरिटी की, जो जवान लोग घुस गए थे अंदर, जी जी, तो उस वक्त भी स्पीकर के अधिकार की तरफ इशारा किया गृह मंत्री ने, खुद से कुछ नहीं बोला। वो एक तरह से बच गए अपनी जवाबदेही से, क्योंकि breach of security in parliament is directly the responsibility of the home ministry, but the premises belongs to the speaker। तो स्पीकर को ही जो कुछ करना है, पेशरफ्त करनी है, वो करें। वो की उन्होंने, और उस लिहाज से उनका अधिकार है कि किसको कहां बिठाते हैं। लेकिन कोई भी वर्दी नजर नहीं आनी चाहिए हाउस के भीतर। नहीं सर, कोई भी ऐसा मैं टोक रहा हूँ, बीच में मैं टोक रहा हूँ। क्या ये भी मान लें कि आप फेल हो गए इसलिए आपको बुलाना पड़ा सीआईए? आपका खुद का भी तो कंप्लीट स्टाफ है आपका, ये भी तो अद्भुत होता है। देखिए वॉच एंड वॉच स्टाफ तो वही स्टाफ था जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं जब पार्लियामेंट अटैक की बरसी मनाते हैं। वही लोग मरे थे ना, वही लोग शहीद हुए थे। यस सर, यस सर। लेकिन हमको बेनिफिट ऑफ डाउट कुछ मसलों में सरकार को और जो लोग ओहदों पे बैठे हुए उनको देना चाहिए, जहां तक कि सुरक्षा का मामला है। देखिए मैं इसमें सिनिकल नहीं हूं इस मामले में। अगर एक प्रेमिसेस को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो आप कीजिए, मैं उस पर एक्सेप्शन नहीं लूंगा। लेकिन कम से कम इन लोगों की प्रेजेंस हाउस के भीतर जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। That is the line you have to draw। ये बात कोई कर नहीं रहा है, जी, लेकिन जी, मैं कर रहा हूं। राइट सर। कि भाई
पार्लियामेंट के भीतर कौन किससे क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, अगर वहां पर अगर सर्विलेंस होगी, पुलिस सर्विलेंस उस पर, तो फिर क्या मतलब है हमारे लोकतंत्र का? कि हमारे लोकतंत्र में के सबसे बड़े मंदिर में हम पूर्ण रूप से आजादी से एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, चहलकदमी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है, इसमें एक दूसरे की मदद करना विपक्ष को और सत्तारूढ़ दल को उसकी जरूरियत है। सर वो जो चर्चा की भी मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या एसआईआर पर चर्चा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। किस पे? एफआईआर पे? संसद एसआईआर पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? हाँ, पिछला सप्ताह एसआईआर। पूरा जी जी भाई एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? आप मुझे बताइए, यूनाइटेड नेशंस में होगी क्या? गजब मामला है भाई। देखिए, आप कह सकते हैं कि तो मामला अभी सब जुडिस है, पिटीशन गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी हाँ, सब जुडिस है, लेकिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, उसमें ये मसला जो है ये प्राइमरीली पार्लियामेंट के तत्वावधान में आता है। पार्लियामेंट किसका बच्चा है? इलेक्टोरल कॉलेज का बच्चा है ना भाई। जो हम वोट डालते हैं, हम और आप वोट डालते हैं, उस वोट से जो निष्कर्ष निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसके चलते पार्लियामेंट बनती है। और पार्लियामेंट का बच्चा कौन है? पार्लियामेंट का बच्चा है सरकार। यस सर। पार्लियामेंट के गर्भ से निकलती है और इसलिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी अपनी मां के प्रति बनती है। ठीक है, तो अगर मां समझती है कि उसके शरीर में कुछ विकार हो गया है, कुछ गलत तरीके से वोट डला है जिससे कि वो सेहतमंद नहीं है, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी? क्या सरकार नहीं कंसीड करेगी चर्चा? देखिए, इस मुद्दे पर चर्चा डिनाई करना is being dishonest to the fundamentals of Indian parliamentary democracy. सर ये तो चर्चा देनी पड़ेगी विपक्ष को, और अगर सब ठीक ठाक हो रहा है तो फिर बचाने की क्या जरूरत है इलेक्शन कमीशन को? वो खुद से बचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन सुरखुरू है अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो। देखिए, बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक भी देती है लिंकिंग दिस एसआईआर विद द अपकमिंग इलेक्शंस, कि नया जो अभी वोटर लिस्ट बनेगा उसके अनुसार नहीं, पुराने के अनुसार अब कर लें, लेकिन फिर भी एक चर्चा की जरूरत है और एक राय की जरूरत है कि ऐसा कोई काउंट, इस तरह का कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इतनी जल्दी में नहीं होना चाहिए। आप क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि इस देश की वोटिंग राइट रखने वाला कौन है लोग? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को आप खत्म करना चाहते हो? नहीं, गलत है ना वो। यस। और जो हमारे को, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश की सबसे, हमारी लोकतंत्र की सबसे सुंदर उपलब्धि थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया, जो कि इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में भी अवेलेबल नहीं था शुरू से। यस सर, हमारे यहाँ शुरू से था। तो उस खूबसूरती को तो बनाए रखो, भले ही उस खूबसूरती में पंडित नेहरू का योगदान रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट पे वही इंसिस्ट कर रहे थे कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होनी चाहिए, और बाकी लोग एग्री किए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर एक चीज और पूछना चाहूंगा। आप जो किरण रिजिजू ने कहा कि अब कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी की बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और इंडिया ब्लॉक में भी हैं। खैर, इंडिया ब्लॉक तो अपनी जगह है, उसको हो सकते हैं डिफरेंसेस, लेकिन वो जो बात करते हैं, और इसके साथ ही इसी में एक और चीज जोड़ दूंगा कि राहुल गांधी जब बार बार कहते हैं कि फूल छाप कांग्रेसी, या भारत जो बीजेपी का में दिल उनका है यहाँ है,
दोनों राहुल गांधी उस तरीके से भी एक्शन में नहीं आ रहे, बोलते हैं जैसे कई बार आप उनको आलोचना और ठीक है, कान उमटना भी चाहिए, एक वो चीज, और इनका ये कहना, वो सर कौन लोग, हाल ही हम देखा शशि थरूर का, हमने देख लिया कि किस तरीके से उनका बयान आया था। वो जो चाह रहे हैं, इधर कांग्रेस चाहती है कि शायद हम अपने आप से जाएं, हम नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ ध्वनित होता है। एक टिप्पणी इस देखिए, पर भी। कांग्रेस क्यों निकालेगी? ताकि वो अपनी सीट रख सके लोकसभा में। क्यों भाई, रिजाइन करो और जाओ, दोबारा से लड़ो इलेक्शन, पूरी तरह से बीजेपी के हो जाओ ना। Why does Shashi Tharoor, I respect him greatly as an orator, as देखिए वो आदमी बहुत प्यारा है। यस सर। और उसकी बातों में थोड़ा दम है कि भाई कुछ इश्यूज पे ही हैज द राइट टू डिसएग्री पार्टी के भीतर। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को उसको निकालना बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर वो खुद से नहीं जाता है तो दोबारा उससे इलेक्शन लड़वाना चाहिए अपनी टिकट पे। बहुत बात यह है कि ये है नमूना इनर पार्टी डेमोक्रेसी का, अगर आप ऐसा होने देते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि शशि थरूर अगर इतना ही नाखुश है तो रिजाइन कर दे, और जैसे मैंने कहा पूरी तरह से बीजेपी का हो जाए, पूरी तरह से इलेक्शन जीत के हो जाए, उनकी टिकट पे इलेक्शन जीत जाए। हाँ, अब किरण रिजिजू क्या बोल रहे हैं, क्या कहा आपने, उन्होंने क्या कहा, किरण रिजिजू क्या कल वो बोल जो ये जो हाँ हमारी कि भाई उनका राहुल गांधी से लोग शुभ है। हाँ, किरण रिजिजू, तुम्हारी पार्टी में सब लोग तुमसे खुश हैं क्या? क्या तुम्हारी पार्टी में सब लोग माननीय प्रधानमंत्री से खुश हैं क्या? क्या तुम्हारी पार्टी में सब लोग माननीय गृह मंत्री से खुश हैं क्या? क्या आपकी पार्टी में सब लोग, जो आपकी लाइन रही है सिंदूर में, जो आपने सीज फायर की है, क्या उससे खुश है क्या? ये सवाल, ऐसे सवाल, विचलित करने वाले सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता से पूछा जा सकता है। सिर्फ एक आदमी को, यू कांट पुट जस्ट वन पर्सन इन द डॉक विटनेस बॉक्स, ये हर कोई फिर विटनेस बॉक्स में होगा। तो यार, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, उसकी खूबसूरती बने रहने दो, लोगों को सवाल पूछने दो। देखिए, उत्तेजना क्यों पैदा हो जाती है? अगर सवाल पूछने की प्रक्रिया बंद हो गई हमारे देश में तो डेमोक्रेसी खत्म है, फिर दैट इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी का रेजम दी तरह अंग्रेजी में जो होते हैं, जो स्पिरिट है, वो तो सवालों में है, और सवालों के जवाबों में है, और सवाल जवाब में है। हमको क्यों बोला जाता है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस? आर्गुमेंटेटिव वही है जो सोचने के काबिल है। आप सोचहीन समाज बनाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कथनी और करनी यही है। सर, अंतिम सवाल करूंगा जो राहुल गांधी पे ही लाके खत्म करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने ये जो कहा है, जो खासकर, ठीक है, हम लोग सभी को इंतजार है और हम उसके बाद मीमांसा करेंगे, उस पर कहीं ना कहीं उसका इन्वेस्टिगेशन हम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन कहीं बीजेपी जितनी एक बौखलाई हुई है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितनी जल्दबाजी में है, तो ये पूरा मामला, जैसे मांग उठी कि एफआईआर लॉन्च कर लो, कहीं कुछ कुछ हो रहा है, तो क्या ये कुछ राहुल गांधी जी से कई बार मुसीबत, आप शायद, मैं आपको सुन रहा था किसी देखिए, चैनल मेरी में, बात सुनिए। आप कह रहे थे सर, उस पे आपने कहा था कि जो उन्होंने बयान वो दिया, वो जो हमारी इकोनॉमी जो है, जो उसका कहीं ट्रंप वाले को एक मोहर लगा दी, तो आपने कहीं ये मशवरा दिया था कि भाई क्यों आप खामोशी से क्यों नहीं बात रहते हैं, आप मोदी की तरह चुप रहना सीखिए, आप जो है अलग तरीके से, ऐसा मैंने कुछ कहीं सुना था। मुद्दों पर, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, देखिए, कुछ मुद्दों पर आदमी को वन शुड विथहोल्ड वंस ओपिनियन, मैंने एक दूसरे शो में कहा जी हाँ, जी है। हाँ। और मैं सच बताता हूं आपको कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी या दोस्ती नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि राजनीति में दोस्त बनाए जा सकते हैं। आई डोंट थिंक यू कैन बी फ्रेंड अ पॉलिटिशियन, वो किसी भी तरह का पॉलिटिशियन हो, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता है, कम से कम पत्रकार से, वो चाहता है, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड स्लेवरी। सर तो स्लेवरी तो नहीं संभव है, और दिमाग गिरवी तो हम अपना रख नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी को, जो मैंने कहा था कि बोलने से पहले सोचे, जी हाँ, जी, ये कहा। बोलने के नहीं, बाद यार, नहीं। ये मुसीबत, इनके लिए मुसीबत बनने वाला ये मसला, इसको मैं खत्म, मतलब जो देखिए, करना चाहता उसको, हूँ। उसने अपने लहजे में कह दिया, अपने जोश में कह दिया। देखिए, राहुल का जो
फंडामेंटल इमोशन है वो आउटरेज है, गुस्सा है। और मैं अरसे से देख रहा हूं कि इस परिवार को कि शायद वो जो फंडामेंटल इमोशन है वो उसको जो उसने जीवन में अर्ली अपने जीवन में यातनाएं देखी हैं, ट्रेजेडीज देखी हैं अपनी आंखों से, छोटे बच्चे एज ए स्मॉल चाइल्ड, कि अपनी ग्रैंड मदर को, अपने अपने फादर को जो जिस तरह से वो गए, रुखसत हुए, जिस तरह से उनकी डेथ हुई, उनका कत्ल हुआ, वो जो उन्होंने देखा है। अगर आप तस्वीर देखेंगे अपने पिता की चिता को अग्नि देते हुए, अगर आप राहुल गांधी की, तो आप यू वुड बी लिटिल मोर सिंपैथेटिक एंड बेटर, यू अप्लाई बेटर योर माइंड टू एनालाइज की वो क्या बोल रहा है। तो मैं बहुत सी चीजें जो है राहुल की माफ कर देता हूँ, उसको इसलिए माफ नहीं कर देता हूँ, अनसुनी कर देता हूँ। कारण इसका ये है कि मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला, अनसुनी कर देता हूँ क्योंकि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ उसको। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट मोदी जी को भी देता हूँ कि हो सकता है इनके मुंह से निकल गया, हमारे मुंह से कई बार ऐसी चीजें निकल जाती हैं और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एकदम से मान जाता हूँ कि ये गलती हुई, आई रिग्रेट यूजिंग दीज वर्ड्स। और पब्लिक डिस्कोर्स में ये सभ्यता बनाए रखनी चाहिए हम लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी को मैंने बोल दिया उसी जिससे आप हवाला कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को उसका अंदाज बयां अगर प्रियंका की तरह हो तो मामला बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि प्रियंका जो है वो पोलाइट येट फर्म है। पार्लियामेंट्री डिबेट का असली उसूल यही है। उसी दम पे मैं कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े प्रखर वक्ता है, पब्लिक स्पीकर है, बट ही इज नॉट अ ग्रेट पार्लियामेंटेरियन। ही इज अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर बट नॉट अ ग्रेट पार्लियामेंटेरियन। क्यों? आपको जवाब मिल जाएगा, मुकाबला करके देख लो। किससे? अटल बिहारी वाजपेयी से करके देख लो, यशवंत सिन्हा से करके देख लो, जसवंत सिंह से करके देख लो, अरुण शौरी से करके देख लो, अरुण जेटली से करके देख लो, सुषमा स्वराज, दे वर ग्रेट पार्लियामेंटेरियंस। सोमनाथ चटर्जी से करके देख लो, अडवाणी जी से करके देख लो, सुषमा स्वराज से करके देख लो, दे वर ग्रेट पार्लियामेंटेरियंस। क्योंकि पार्लियामेंट में जो आप भाषण दे रहे हैं वो शोध पे टिका होना चाहिए, वो उसमें भाषा सभ्य होनी पड़ेगी। हाँ, कुछ एक आप स्लोगनरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर आप ना जाएं। तो जो इसका पिछला भाषण था राहुल गांधी का, अच्छा भाषण था, वेल आर्ग्यूड भाषण था, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी विनम्रता आ जाती, अगर उसमें थोड़ा सा ह्यूमर आ जाता, सर उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता, वैसा नहीं कि जाके अक्रॉस द आइल जाओ, आप गले मिल गए प्रधानमंत्री से। देखिए, इसका मतलब ये है कि ही डज नॉट लैक दैट इमोशन। उसको उस इमोशन की अभिव्यक्ति अच्छे से नहीं आती, पर उसकी जो आदत पड़ी हुई है दैट इमोशन आउटरेज, गुस्से वाली, उसमें ज्यादातर वो बात कर लेते हैं और वही शायद उनका फंडामेंटल इमोशन है। ये गलती बहुत बार मैंने देखा है कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी हो जाती है। जैसे कि अभी माननीय गृह मंत्री ने जब जयशंकर की डिफेंस में उन्होंने लोकसभा में बोला और संरक्षण मांगा, किससे? स्पीकर से। तो सब संरक्षण जिस लिहाज में, जिस अंदाज में उन्होंने मांगा, उसको सुन के लगा कि असल में संरक्षण तो चेयर को जरूरत है। मैं तो उसमें बाद में अलग से बात करूंगा सर, उसमें पूरी एक चर्चा करूंगा। आपने चूंकि चिड़ा, मैं तो इसमें ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपने क्योंकि राहुल गांधी की बात की और मोदी जी की बात की, तो अभी तो हमने संसद में वो भी टूटते देखा कि छिछोरापन, क्योंकि दोनों ने बोला, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला यही ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद क्या मैं पूछना चाहता हूं माननीय स्पीकर से कि क्या वो अभी भी रिकॉर्ड में है वो शब्द? यही या उसको आपने एक्सपंज किया है? देखिए, बात सुनिए, अभी ये जो एक्सपेंशन वगैरह जो है,
ये बेमाना हो गया, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट होती हैं। लेकिन एक तरह से एक फंक्शन अभी भी इम्पोर्टेंट है संजीव जी, कि जो भाषण होते हैं हमारी पार्लियामेंट में, ये हमारे देश की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का अभिन्न अंग बन जाते हैं। हो जाता है और धरोहर। आने वाले वक्तों में जब पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह कुछ थीसिस लिख रहे होते हैं, तो उनकी रेफरेंस मटेरियल यहां से निकलती है। यस सर। तो ये एक तरह से देश की विद्वता का प्रतीक है, और देश की किसी एक अहम मुद्दे पे जो देश में बहस छिड़ी है उसका एक समावेश है। इसका बड़ी ईमानदारी से रिकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल सर। और इसकी एक एक चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर आप सही में अपने देश से प्यार करते हो तो, जैसे कि बच्चा पैदा होता है घरों में हमारे, तो माँ बाप जो उसके होते हैं, यंग माँ बाप यंग बच्चे की, उसकी फोटो के जरिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसकी ग्रोथ की। यस सर। और जब उसकी शादी होनी होती है और शादी हो जाती है, तो उसकी बहू को वो फोटो एल्बम दिखाई जाती है यस सर। कि देखो ये ऐसे बड़ा हुआ। यस सर। ये हमारे देश की फोटो एल्बम है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। यहाँ तस्वीरें ध्यान से खींचो, ये नहीं बात समझेंगे, लेकिन जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं हर किसी के घर में बच्चे हैं, और बच्चों के जरिए जो सीख मिलती है वो हमेशा याद रहती है। राइट सर। मैं आपसे समअप यहाँ कर देता हूँ। लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन मेरा होगा कि हम जहां चले थे कि ये जो मसला मामला है, चाहे वो वोट चोरी का हो, वोट बंदी का हो, और जो जो स्वरूप ये ले रहा है, अब राहुल गांधी जी ने जो उठाया है, ये किस दिशा में, कितना, क्या देखते हैं आप एज ए विश्लेषक, क्या नजर आता है, कहां जाने वाला है और क्या देश को नजर आने वाला है? यही समअप करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी डर क्या है, मैं ये बोलूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। सर प्लीज, बहुत सुंदर। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है संजीव जी कि इस पे जल्दी से जल्दी विराम लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होगा, और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आप ये वोटर्स लिस्ट बनाइए, एसआईआर पूरा कीजिए, समय लगा के कीजिए, शोध की तरह कीजिए, और इसको आने वाले इलेक्शन से मत जोड़िए, और आने वाले इलेक्शन उसी वोटर लिस्ट पे करवाइए जिस वोटर लिस्ट पे 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। ये सबसे ज्यादा ईमानदार जजमेंट होगी, जो जिसपे कोई भी, मैं समझता हूँ, एक्सेप्शन नहीं ले पाएगा, और अगर लेगा भी तो समझ में आ जाएगा हमको कि कौन क्या चाहता था और किस लिए चाहता था। राइट सर, राइट सर। मैं विनोद सर, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर। तो मित्रों, ये थे विनोद शर्मा साहब, जिन्होंने बहुत साफगोई के साथ स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जो बम फोड़ना चाह रहे हैं, जो उन्हें एटम बम हाथ लगा है, वो फोड़े। हम उसकी तस्दीक करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके पहले जो बिहार में सारा कुछ चल रहा है, एसआईआर को लेकर जो स्थितियां, हालात हैं, यदि उसे वास्तव में विपक्ष उसे रुकवाना चाहता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे कहीं कोई राहत पाना चाहता है, वहां के जो वोटर्स हैं उन्हें यदि सचमुच एक कहीं राहत दिलानी है, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य जुटाना पड़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ठहर सकें। और सुप्रीम कोर्ट में ठहरने के साथ कहीं जब वो मान लेगा सुप्रीम कोर्ट की वास्तव में ये जो है इनजस्टिस हो रहा है, तो बेशक बेशक ये जो पूरी कार्रवाई है ये रुक जाएगी। और वो ये भी कहीं मशविरा दे रहे हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष निश्चित तौर पर सफल हो सकता है। और कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे आस भी है, उम्मीद भी है, और ये कहीं स्पष्ट हो रहा है कि सारा कुछ साक्ष्यों के साथ रख दिया गया, तो बेशक बेशक यहां एक बड़ी राहत मिल जाएगी। मित्रों, पूरी चर्चा सुनी आपने, तो आपकी इस पर अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और आपको ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।